आपकी आवाज जस्ट वन सेकेंड। ओके बिलाल। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आज के जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आज के सेशन में। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो होपफुली सभी लोग डायरी पेन लेके बैठे होंगे एंड एक्साइटेड होंगे। कैसी एक्साइटमेंट है आज के सेशन के लिए? पहले मैं 100 मैसेज लेता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। जब 100 मैसेज आएंगी तब मैं स्टार्ट करूंगा। 26 पार्टिसिपेंट्स हैं अपने साथ। ठीक है, अभी 2 मैसेज आई है, आई हैव सम टाइम। मैं थोड़ा रिलैक्स वगैरह कर लेता हूँ प्रॉपरली, जब तक आप लोग 100 मैसेज का टारगेट अपना फुल करेंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को ना जस्ट एक्साइटेड करना चाहता हूँ। ठीक है, ज़्यादा लंबा आज के सेशन को नहीं खींचेंगे। ठीक है, बट कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ है जिनको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। जितने भी पर्सन ने रिसेंटली बिजनेस को स्टार्ट करने का एक डिसीजन बनाया हुआ है ना, कुछ चीज़ों के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो प्रॉपर तरीके से हम आज कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अपने 26 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, मैसेज भी हमारे पास 26 ही है अभी। बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा अभी डिले ही है। देखो यार, एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इस सेशन में, या एनर्जी, ये हर चीज़ में लाइफ में आपको एक एनर्जी में डाल देती है। ठीक है, कि हम जो एक्साइटमेंट अभी और लोगों के लिए शो करते हैं, यही एक्साइटमेंट कल को लोग हमारे लिए शो करते हैं, है ना। तो ग्रेट, जस्ट छोटा सा नंबर बचा हुआ है, 25-30 मैसेज मेरे ख्याल से बची हुई है। दैट्स इट। तो जितने भी बंदे रेडी है, एक्साइटेड है, एक ही मैसेज बार बार आ रहा है, रेडी रेडी। ओके गाइज, ठीक है, तो हमारी मैसेज 99 प्लस हो चुकी है। ग्रेट। तो ठीक है, तो फिर से एक बार आप सभी लोगों का वेलकम है आज के सेशन में। आज के हम सेशन में जो सीखने वाले हैं वो है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो आप यकीन मानिए मेरा कि डिसीजन मेकिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, कि हम अभी जो यहाँ से आगे या यहाँ तक के जो डिसीजंस बना चुके हैं, है ना। लेकिन डिसीजन मेकिंग में आज आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि शायद डिसीजन मेकिंग कोई कहते हैं ना वो कि 1 मिनट में आपकी लाइफ नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट के लिए डिसीजन से आपकी लाइफ बदलती है। मैं ये भी आपको नहीं बोलना चाहता कि 1 मिनट के लिए डिसीजन से लाइफ बदलेगी, नहीं। 1 मिनट के लिए गए डिसीजन को जब आप बार बार रिपीट करते हैं तब आपकी लाइफ बदलती है। अगर मैं आज अपने घर से गुलमर्ग जाने का डिसीजन बनाऊं, रास्ते में एक मोड़ आता है, वहां पे मोड़ लेने का डिसीजन ना लूं, तो मैं खाई में गिर जाऊंगा। समझना। तो मेरे को आगे और डिसीजंस बनाने हैं, मेरे को कंसिस्टेंट डिसीजंस बनाने हैं। तो आज मैं एक डिसीजन लेता हूं कि मैं वो कंसिस्टेंट डिसीजंस बनाऊंगा। अगर मैं आज वो डिसीजन लेने के लिए रेडी हूं, तब जाके मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ से आगे एक पाथ पे चल सकता हूँ, एक सक्सेस की जर्नी पे जा सकता हूँ, है ना। एंड इस सक्सेस की जर्नी में मल्टीपल डिसीजंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, अभी तो सबसे पहले आबरू जी, आकिब जी, राफिया जी, डिसीजन बनाए अपना कैमरा ऑन करने का। ठीक है, जो भी पार्टिसिपेंट्स अभी ऑफ कैमरा है, ठीक है, अपने कैमराज ऑन करके सेशन में रहे, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आपका कोई भी पार्टिसिपेंट है जो अभी सेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, उनको सेशन का पार्ट बना लीजिए। ठीक है, मैं अपना एक डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ, कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, जो आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो आई थिंक एक स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर हो रही होगी अभी। ठीक है, कोई भी पर्सन, बिलाल, डॉक्यूमेंट शेयर हो रहा है, मेरे को आप दिख रहे हो डायरेक्टली? ओके ग्रेट, ठीक है। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज वंस अगेन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ओके, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे को लगी इस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज हम आज राइट डिसीजंस के बारे में बात करेंगे। सही डिसीजंस क्या होते हैं, पर्सनैलिटीज, किस तरीके की पर्सनैलिटीज किस तरीके के डिसीजंस लेते हैं, किस तरीके के बेस के माइंडसेट पे डिसीजंस लेते हैं, वो राइट एटीट्यूड वो माइंडसेट्स क्या होते हैं, वाई फॉरएवर का एक डिसीजन हम क्यों ले, एंड हेल्थ एंड वेलनेस को आज थोड़ा बहुत हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यार, सबसे पहली चीज डिसीजन के बारे में आपको बताना जो चाहता हूँ, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस डिसीजन के बिना नहीं ले पाएंगे। आप जहां पे या तो वहीं पे रहोगे, या तो कुछ करने का डिसीजन लोगे। अच्छे से समझना, या तो आप जहां पे हो वहीं पे रहोगे, या तो आप कुछ करने का डिसीजन लोगे। कुछ करने का डिसीजन लोगे तभी जाके आपकी लाइफ में आप आगे पीछे कहीं की ओर भी जा सकते हो। अगर आप डिसीजन नहीं लेते हैं तो आप जहां पे वहीं पे रहेंगे। अब आप पहले खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं जहां पे हूं मैं वहां पे सेटिस्फाइड हूं? अगर नहीं हूं, तो आई हैव टू मेक अ डिसीजन। मेरे को अभी के पॉइंट पे अपनी लाइफ में एक डिसीजन बनाना है। अब वो कहाँ की ओर जाने का मैं डिसीजन बना रहा हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। समझना, ठीक है। एंड फिर से दूसरी चीज, डिसीजन बनाना ही काफी नहीं है, डिसीजन सही टाइम पे, सही समय पे सही सोच, सही समय पे सही डिसीजन,
और सही समय पे सही लोग, ये फॉरएवर में बहुत ज्यादा जरूरी है। सही समय पे सही डिसीजन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसीजन को काफी यंग एज में काफी जल्दी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं ये नहीं आपको बता रहा हूँ कि आप 2-4 साल पीछे जाके इस चीज का डिसीजन बना लो। डिसीजन आप जितना जल्दी बनाएंगे उतना तेजी से आप आगे अपने काम में बढ़ेंगे। डिसीजन में आप जितना डिले करेंगे, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, समझना। वंस यू डिले इट बिकम्स अ हैबिट, वंस यू क्विट इट बिकम्स अ हैबिट। एक बार अगर मैं अपनी लाइफ में किसी चीज को डिले करता हूँ ना, मैं आपको एक ऑनेस्ट और रियल चीज बताता हूँ, मेरे साथ ही कब हुआ था। एक टाइम पे ना मैं बैठ के एक ऐसे एक प्रेजेंटेशन बना रहा था, ठीक है। एंड इस प्रेजेंटेशन को डिले करते 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 मैंने बोला कल कर लूंगा। वो कल की प्रेजेंटेशन मैंने नियरली 22 डेज बाद बनाई। मैंने 22 दिन बाद बनाई, और एक दिन जब मैं बैठा मैंने बनाई, मैंने उस दिन में 4 प्रेजेंटेशंस बनाई। एक प्रेजेंटेशन को डिले करने के लिए मैंने 22 दिन दी, और 22 दिन बाद एक ही दिन में मैंने 4 से 5 प्रेजेंटेशन, 4 प्रेजेंटेशन टू बी एग्जैक्ट बना ली। मतलब अगर हम किसी चीज को एक बार डिले करते हैं ना, तो ये डिले करने की हमारी आदत हो जाती है। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं 6 साल की जर्नी से आपको बताता हूँ, आई हैव सीन मल्टीपल पीपल जिनका डिसीजन कभी कभी ये बनता है, सर मैं फिर कुछ टाइम बाद कर लूँ क्या। वो कुछ टाइम बाद उनका कभी आता ही नहीं है, और वो लाइफ में उसी डिसीजन पे उसी पॉइंट पे स्टक रह जाते हैं। तो क्या मेरे को निकालने के लिए कोई बंदा आने वाला है? नहीं। क्या मैं किसी से एक्सपेक्टेशंस रख सकता हूँ? क्या एक्सपेक्टेशंस रखना ठीक है? नहीं। मैं अपने लिए खुद हूँ, मेरे को अपना बैकअप प्लान, अपना सब कुछ खुद से बनना है। तो मेरे को अपने लिए डिसीजन बनाना है, मेरे को अपने लिए अर्ली डिसीजन बनाना है, एंड वो डिसीजन को मेरे को दो रोज रोज मैनेज करना है। अगर मैं फॉर एवर करने का डिसीजन बनाता हूँ, क्या सिर्फ डिसीजन से फॉर एवर होगी? हाँ, हो सकती है, फॉर एवर स्टार्ट हो सकती है। लेकिन क्या फॉर एवर में सक्सेस मिलेगी? एक बेसिक सी एग्जांपल, अगर मैं आज अपने घर में एक बुखारी लेके आता हूँ, जितने भी लोग कश्मीर से उनको पता होगा बुखारी क्या है ना। अगर मैं अपने घर पे आज एक बुखारी लेके आता हूँ एंड इस बुखारी को अपने रूम में सेट करके रखता हूँ, मैं अपने रूम में बुखारी लेके आता हूँ, इस बुखारी को अपने रूम में सेट करता हूँ। अब हर रोज मैं रूम के बैठ के सोच रहा हूँ, यार ये बुखारी से मेरा रूम गर्म क्यों नहीं हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बुखारी ला के रखी है मैंने। एंड मैं सोच रहा हूँ, यार मैं रोज उस बुखारी को देख तो रहा हूँ, ये ट्रेनिंग तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन ये बुखारी कुछ गर्मी नहीं दे रही है। मैंने पैसा भी खर्च किया इस बुखारी को यहाँ लाने का, लेकिन अभी बुखारी मेरे को गर्मी क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि मेरे को हर दिन इसमें लकड़ी डाल के इसमें आग लगानी जरूरी है। जब मैं वो प्रोसेस करूंगा तो हर दिन ये डिसीजन मेरे को एक आउटपुट देगा, और इसके थ्रू दो ग्राफ्स बनेंगे, या तो एक अपवर्ड या तो एक डाउनवर्ड। वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्राफ आगे उस चीज के बारे में बात करेंगे। अपवर्ड ग्राफ के बारे में सिंपल बता दो, एक राइट एटीट्यूड, राइट माइंडसेट एंड हार्ड वर्क से आपकी लाइफ ऊपर की ओर जाती है। अगर आज मैं मेहनत करना स्टार्ट करूं, एक डिसीजन बनाऊं, एफर्ट देना स्टार्ट करूं, क्या होगा? मैं मेहनत करना स्टार्ट करूंगा तो रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे? यस, आई विल गेट रिजल्ट्स। इफ आई गेट रिजल्ट्स व्हाट विल हैपन? रिजल्ट्स के बेसिस पे मेरे पास जो रिजल्ट्स आए, ठीक है, या मेरे पास सीसीज आए बिजनेस में, मान के चलते हैं, इसके थ्रू मेरी इनकम बढ़ेगी। मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। पैसे से मेरा मोटिवेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। मैं आप में से सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ इन दिस बिजनेस, समझना। और इस बिजनेस में सबसे ज्यादा रिवॉर्ड भी मेरे को ही मिलता है। मैं कभी कभी 2 बजे 3 बजे भी सोता हूँ। आप में से कोई बंदा शायद अभी, कुछ बंदे मैं जानता हूँ जो है डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन आप में से और कोई भी, मैक्सिमम पर्सन दे वोंट बी रेडी कि वो 2 बजे सोए रात के, प्लानिंग करने में, बाकी चीजें करने में। क्यों? क्योंकि अभी उनके पास इतनी ज्यादा मोटिवेशन नहीं है। एंड मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर, पैसा सबसे बड़ा मोटिवेटर है। मैं भी इतना एफर्ट नहीं देता अगर मेरे पास इतना फॉरवर्ड मेरे को इसके रिवॉर्ड्स नहीं दे रहा होता, है ना। तो समझना कि जब मैं एक, अगर मेरे को एक अपवर्ड ग्राफ में जाना है, मेरे को एक सही डिसीजन बनाना है, डिसीजन पे डेली एक्शन लेना है, एक्शन के थ्रू रिजल्ट्स आने स्टार्ट आएंगे। वो जो रिजल्ट्स आएंगे उन पे मैं कंटिन्यूअसली एफर्ट दूंगा, उन पे मैं कंटिन्यूअसली उन रिजल्ट्स को एनालाइज करूंगा, फिर से मोटिवेशन और बढ़ेगी, मोटिवेशन और बढ़ेगी, एफर्ट्स और बढ़ेंगे, एफर्ट्स और बढ़ेंगे, रिजल्ट्स और बढ़ेंगे, रिजल्ट्स और बढ़ेगी, इनकम और बढ़ेगी, इनकम और बढ़ेगी, मोटिवेशन फिर से बढ़ेगी। एंड एक ग्राफ, आप एक कंटिन्यूअस ग्राफ में जाएंगे। या तो दूसरी चीज है, मैं एफर्ट कम दे रहा हूँ, अब एफर्ट कम दे रहा हूँ, रिजल्ट कम आएगा, इनकम कम आएगी, मोटिवेशन कम होगी, एफर्ट कम होंगे, मोटिवेशन कम होगी, रिजल्ट कम होंगे। आप एक डाउनवर्ड ग्राफ में चले जाएंगे। अब डिपेंड मेरे ऊपर करता है मैं अपवर्ड ग्राफ में, डाउनवर्ड ग्राफ में किस में जाना चाहता हूँ। अब मैं डिसीजन मेकिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिसीजन मेकिंग की, यार सही डिसीजन कैसे लेना है। सर ठीक है, आप डिसीजन मेकिंग के बारे में आज बात करें, तो ये भी बताओ हमें कि राइट डिसीजन कैसे लिया जाता है। एक कहानी के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये तीन बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे एक जगह पे तीन दोस्त बैठे हुए थे, एक स्विमिंग पूल के पास। तीन दोस्त एक स्विमिंग पूल के पास बैठे हुए थे, तीनों देख रहे थे लोगों को स्विम करते हुए। पहला दोस्त अपने दिमाग में सोचता है, उसके दिमाग में थॉट आता है कि यार काश मैं भी स्विमिंग कर पाता, लेकिन शौक तो इसको बहुत है स्विमिंग करने का, लेकिन अगर मैं पानी में उतरा, अगर मैं डूब गया तो।
अगर मैं मर गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा? यार ये तो बहुत रिस्की है। मुझे लगता है स्विमिंग आज नहीं करेंगे। मुझे लगता है कैंसिल कर देते हैं। ये क्या सोच रहा है? ये पहले ही नेगेटिव सोचता है। अब जो ये नेगेटिव सोच रहा है, अब जो इसका थॉट नेगेटिव है, इसकी वजह से क्या ये पानी में उतरेगा? चैट बॉक्स में जल्दी जाओ, मेरे को बताओ। क्या ये बंदा जो पहले ही सोच रहा है मैं डूब गया तो रिस्क है, क्या ये पानी में उतरेगा? क्या ये कभी स्विमिंग सीख पाएगा? नो। ओके, द क्लियर आंसर इज नो। सेकंड फ्रेंड, दूसरा बंदा क्या सोचता है? अभी दूसरे बंदे से आप में से कुछ लोग मिले होंगे, आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू, जो दूसरा बंदा है इसमें से आप में से बहुत सारे लोग मिले होंगे। ये दूसरा बंदा बोलता है यार ये कौन सा मसला है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। पानी में उतरना है, हाथ पैर चलाने हैं, हो गई स्विमिंग। ये डायरेक्टली पानी में छलांग मारता है। जहां पे छलांग मारता है वहां पे पानी गहरा होता है, क्या होगा इसका? डूब जाएगा। डूब जाएगा तो अब या तो मर जाएगा, या तो लोग इसको बचा लेंगे। अब अगर मर जाएगा तो ठीक लेकिन अगर लोगों ने इसको बचा लिया, बड़ी दिक्कत होगी। अगर इसको लोगों ने बचा लिया, ये स्विमिंग पूल से बाहर निकला, जब ये बाहर निकलेगा, हर बंदा जो इसको रास्ते में मिलेगा उसे ये क्या बोलेगा? भाई स्विमिंग पूल में नहीं जाना, वहां बहुत खतरा है, वहां मरने का खतरा है। अगर तू स्विमिंग पूल में गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तीसरा बंदा, जो मैम ने यहाँ पे चीज लिखी, एग्जैक्टली यही चीज करता है। थर्ड पर्सन। पहला पर्सन कौन था? जिसने टोटल नेगेटिव थॉट से बोला नहीं। सेकंड पर्सन, जिसने बिना सीखे, बिना अंडरस्टैंडिंग के डायरेक्टली पानी में। इस बिजनेस में ट्रेनिंग्स वगैरह आप अंडर, मतलब सारे लोग समझदार है। आप एग्जाम्पल्स को खुद से समझ रहे होंगे, है ना? थर्ड पर्सन, तीसरा बंदा क्या करता है? ये बोलता है यार जो लोग यहाँ पे स्विम कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं स्विम? कुछ ना कुछ तो है ना जो इनको आता है। इनकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो डायनामिक्स से कुछ ना कुछ तो यूज कर रहे हैं, जिसकी थ्रू स्विम कर पा रहे हैं। तो अगर मैं इनसे पूछूं जो लोग स्विम कर रहे हैं, शायद मैं भी स्विम कर पाऊंगा। ये जाके एक बंदे से पूछता है यार आप बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं, क्या आप मेरे को सिखाएंगे स्विमिंग कैसे स्टार्ट करनी? इसको बोलता है हाँ क्यों नहीं भाई, तू शैलो वाटर से स्टार्ट कर। तू वहां से स्टार्ट कर जहां पे पानी गहरा नहीं है, वहां पे सीख ले, एंड देन तू गहरे पानी में जा सकता है। तू पहले यहाँ पे सीख ले, एंड देन वहां क्यों चले जा, तू प्रॉपर तरीके से स्विमिंग सीख जाएगा। एंड इस बंदे का क्या होगा? अब अगर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे और वहां पे एफर्ट्स देगा तो सीख जाएगा। सेम तरीके से हमारे बिजनेस में होता है। अब एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, है ना? हम किन लोगों से सीख रहे हैं, किन तरीके के लोगों से। मैं ये वीडियो क्यों शेयर करता हूँ? क्योंकि मैं स्टार्ट में इस ट्रेनिंग में था, एंड मैं जब ये चीज़ देखी ना, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार ये बंदा हर एक बात सही कह रहा है। देखना एक भी आप, एक बार आप भी इस चीज़ को, एंड इस चीज़ पे यकीन करना ना करना आप तक है। आप अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम मुझे बताओ, फिर मैं उसका आंसर एक ही बोल। पहले मेरे को बताना एक बार, बिलाल आवाज़ आ रही है इसकी? ठीक है। आप अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम मुझे बताओ, फिर मैं उसका आंसर एक ही बोलता हूँ, फॉर एवर। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी शादी नहीं हो रही, फॉर एवर। आपकी बीवी आपसे भाग रही है, फॉर एवर। आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, फॉर एवर। आपका घर बह रहा है, फॉर एवर। आप दिखते नहीं हो अच्छा, फॉर एवर। आप मोटे हो, फॉर एवर। पतले हो, फॉर एवर। कोई आपको जानता नहीं है, फॉर एवर। कोई इज्जत नहीं करता, फॉर एवर। टेंशन में है, फॉर एवर। आवाज़ आ रही थी इसकी बिलाल प्रॉपरली? एक बार फिर से सुना देता हूँ, अगर किसी बंदे ने नहीं सुना तो फिर से सुनना। आप अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम मुझे बताओ, फिर मैं उसका आंसर एक ही बोलता हूँ, फॉर एवर। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी शादी नहीं हो रही, फॉर एवर। आपकी बीवी आपसे भाग रही है, फॉर एवर। आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, फॉर एवर। आपका घर बह रहा है, फॉर एवर। आप दिखते नहीं हो अच्छा, फॉर एवर। आप मोटे हो, फॉर एवर। पतले हो, फॉर एवर। कोई आपको जानता नहीं है, फॉर एवर। कोई इज्जत नहीं करता, फॉर एवर। टेंशन में है, फॉर एवर। टेंशन में हो तो फॉर एवर, लाइफ में स्ट्रेस है तो फॉर एवर, आपको दिक्कत है कोई, फॉर एवर, हेल्थ का दिक्कत है फॉर एवर, फाइनेंशियल दिक्कत है फॉर एवर, फिजिकल दिक्कत है फॉर एवर, स्ट्रेस है फॉर एवर। एक्चुअली में फॉर एवर कैन बी द सोल्यूशन। हम किन लोगों से सीख रहे हैं? समझना, जो लोग एक्चुअली में अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं। चाहे आपने अर्सर का सेशन लगाया, सोरिंग मैनेजर है, अभी आप आगे वसीम सर, देखो मेरे पास बहुत सारे बंदे थे, मीट अवर टीम में आई थिंक सीरियसली मेरे पास 45 पर्सन थे। तो हम वहाँ पे इन सबको ऐड नहीं कर सकते थे। वसीम सर से आप यहाँ पे सीखेंगे, मेरे से सीखेंगे, मुफीद सर, देयर आर सो मेनी पीपल, एक काफ़ी बड़ी टीम है। फॉर एवर लॉन्च के बारे में तो चलो आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको तीन तरीके के लोगों के बारे में बताने वाला हूँ।
समझना, 3 टाइप्स ऑफ पीपल, समझना, ठीक है। पोजर्स, 3 तरीके के लोग होते हैं जो इस बिजनेस में एंटर करते हैं। 3 तरीके के लोग होते हैं जो इस बिजनेस में एंटर करते हैं, एंड 3 डिफरेंट थॉट से एंटर करते हैं। किस थॉट, कौन सा थॉट सबसे सही रहता है, एंड आप अगर अभी किसी भी डिफरेंट थॉट में है तो किस थॉट में शिफ्ट होना है, ये सबसे जरूरी है। आपने बाकी चीजों को, चलो कुछ कुछ चीजें मैं मजाक मजाक में भी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स में मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। करियर चेंजिंग पॉइंट्स जो होते हैं ना, जो लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स होते हैं, दिस इज वन ऑफ दोज पॉइंट्स। पहला बंदा है पोजर है। पोजर बंदा वो होता है जो इस बिजनेस में एंटर होता है, सोचता है ये लॉटरी है, सोचता है मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सोचता है शायद कोई स्कीम है, सोचता है शायद कोई खुद ब खुद चीजें हो जाएंगी, अब कोई ऑटोमेटिकली चीजें आएंगी। नहीं, फॉरवर्ड एक फुल फ्लेज बिजनेस है, एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, एक रेवेन्यू जनरेट करना है, सीखना है, स्किल्स को डेवलप करना है, स्किल्स को डेवलप करके बिजनेस का एक प्रॉपर तरीके से सिस्टम अपना बिल्ड करना है, एंड उस पर काम करना स्टार्ट करना है। हाँ, आपके लिए मैक्सिमम चीजें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हम आपके लिए सिस्टम बिल्ड कर चुके हैं, हम आपके लिए प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग्स, हर एक चीज ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं। आपको उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना भी आना चाहिए। मतलब फॉरएवर कोई लॉटरी नहीं है, इतना आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। ठीक है। मैं आज अगर अपनी रजिस्ट्रेशन करूं, अपने घर पे बैठूं, कुछ नहीं होगा। मैं आज अगर अपने जिम में फीस भरूं, वो एक बंदा कहता है ना कि यार 2 साल पहले मैंने अपनी जिम में रजिस्ट्रेशन की थी, आज मैं खुद चला गया देखने के लिए कि बॉडी बन क्यों नहीं रही है। समझ आया? फिर से कहता हूँ, एक बंदा है वो कहता है कि 2 साल पहले मैंने अपनी जिम में रजिस्ट्रेशन की हुई है, आज मैं खुद गया जिम देखने के लिए कि बॉडी बन क्यों नहीं रही है। ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन करो, 2 साल बाद कॉल करो, सर मेरे बिजनेस का क्या हुआ था, वो मैंने वो 2cc किया हुआ था। नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है, आपको एफर्ट देना पड़ेगा। दूसरा बंदा एमेच्योर होता है, ये सोचता है कि शायद कोई गेट रिच क्विक स्कीम है, शायद मेरे को कोई तरीका मिल गया, शायद कोई ऐसी चीज हो गई है। फिर से उनके लिए भी वही चीज है। फॉर एवर एक बेटर ऑप्शन है, फॉर एवर एक काफी बेटर ऑप्शन है एक एवरेज पर्सन के लिए। समझना, अंबानी के बेटे के लिए नहीं, एक बड़े बिजनेसमैन के लिए नहीं, एक एवरेज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास बंदे के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक बेटर ऑप्शन है। तो ये कोई रातों रात अमीर होने वाली स्कीम नहीं है। ये आपको ऑब्वियसली एक मार्केट के किसी भी चीज से कंपेयर करो तो जल्दी आपको रिजल्ट्स देगी, जल्दी आपको स्किल्स बिल्ड करवाएगी, जल्दी आपको चीजें सिखाएगी। मैं आपको एक चीज का प्रॉमिस करूं आज, आई प्रॉमिस यू, आप फॉर एवर एंटर करके 30 दिन काम करते हैं ना, आई प्रॉमिस यू कि आप एक एमबीए ग्रेजुएट से ज्यादा सीखते हैं। किसी भी एमबीए ग्रेजुएट से आपके पास बिजनेस की ज्यादा नॉलेज आ जाती है, 30 दिन काम करके, ट्रेनिंग्स लगा के नहीं। आप स्विमिंग के रिगार्डिंग बुक पढ़ के नहीं सीख पाओगे, आप स्विमिंग पूल में उतरोगे, तब जाके आप चीजें सीखोगे। थर्ड, प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स अंडरस्टैंड करते हैं हाँ ये एक बिजनेस है। अमीर होने की कोई स्कीम नहीं होती, अमीर होने का कोई नुस्खा नहीं होता। सिर्फ अमीर होना नहीं यार। आप फॉरएवर को ये नहीं समझना कि फॉरएवर इट्स ओनली अबाउट मनी, नहीं, फॉरएवर इज अबाउट सो मेनी थिंग्स। फॉरएवर इज अबाउट पर्सनैलिटी, फॉरएवर इज अबाउट कम्युनिकेशन, फॉरएवर इज अबाउट लाइफस्टाइल, फॉरएवर इज अबाउट आप अपनी फ्रीडम, फॉरएवर इज अबाउट, मेरे लिए तो फॉरएवर इज अबाउट फ्रीडम। तो आप प्रोफेशनलिज्म, अगर एक बंदा प्रोफेशनली इस बिजनेस में एंटर करता है, एक प्रोफेशनल बंदा प्रोफेशनल थॉट के साथ जब इस बिजनेस में एंटर करता है, तो वो एक्चुअली, बिलाल मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। तो आप रू मैम प्लीज़ आप देखिए एक बार आपका जो भी नेटवर्क आप जहाँ पे भी है, ठीक है। मेरे घर पे दो दो फाइबर लगे हैं इसके, इसमें नेटवर्क के इशू की वजह से। ठीक है। तो हाँ, जो भी पर्सन स्क्रीन पे टाइप कर रहे हैं नहीं करे, मेरे को एक तो स्क्रीन पे नाम भी चढ़ता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट वेट ए सेकंड, मैं पहले डिसेबल कर देता हूँ एनोटेशन। ओके। तो प्रोफेशनल थॉट के साथ कि यार मेरे को यहाँ पे काम करना पड़ेगा एंड मेरे को सीखनी पड़ेंगी चीज़ें, मैं स्किल्स के बेसिस पे आगे बढ़ूंगा। मैं आज एक बंदे की रील देख रहा था, उसने 2 बंदों की एग्जांपल दी। एक लड़की है दिल्ली की, बिस्मा नाम है उसका। एक लड़का है, इसका नाम है वैभव। वैभव जो रिसेंटली आईपीएल में क्रिकेट के लिए सिलेक्ट हो गए, पता है ना? मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जो यंगेस्ट क्रिकेटर है आईपीएल में। ठीक है। अब उसने बोला ये जो बिस्मा है इसके पास 60-70 डिग्री हैं। जानते होगे, काफी सारे लोगों ने उसकी न्यूज भी पढ़ी होगी बिस्मा की। ठीक है। इसके पास 60-70 डिग्री हैं। और इस लड़की ने अपना पोस्ट डाला था, इसका पोस्ट काफी वायरल गया था। किसी बंदे को पता है, अगर चैट बॉक्स में कोई बंदा यस बताएगा बिस्मा के बारे में, किसी भी बंदे को पता है? अगर किसी को बताओ तो चैट बॉक्स में यस, हाँ बिल्कुल, ये जो बिस्मा है इसका रिसेंट, बिलाल के सिवा किसी और को पता है? फिर बोलोगे स्क्रिप्टेड है। किसी को भी, या तो ऑनलाइन जाकर रिसर्च कर लेना है, बिस्मा का इसका पोस्ट बहुत वायरल हुआ था। इसने अपनी डिग्रीज की एक बहुत बड़ी फोटो बना, एग्जैक्टली exactly, मुझको पता है। इसने अपनी डिग्रीज का ना एक रूम में ऐसे अपने पूरे फ्लोर पे डिग्रीज छप मतलब बिछा के एक फोटो उठाई हुई थी कि ये मेरे पास इतनी डिग्रीज है, लेकिन स्टिल मेरे को 10,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही। एंड वैभव का पूरा नाम क्या है वो मेरे को याद नहीं है, क्रिकेटर है, किसी को पता होगा तो एक बार लिख लेना यहाँ पे। वैभव जो यंगेस्ट क्रिकेटर, शायद 14 की 15 साल के थे, ठीक है, 18 या 14 कुछ ऐसा ही था। हाँ यस एग्जैक्टली, इसका सबको पता है ना।
तो उसने भी अपना एक पोस्ट डाला कि आई एम अर्निंग इन करोड़ वगैरह, लास्ट ईयर मैंने क्या किया। तो ये करोड़ क्यों कमा रहा है? स्किल्स की वजह से। इसके पास स्किल्स है, स्किल की वजह से इतना पैसा कमा रहा है। एंड वहीं पे दूसरा बंदा, इसने सिर्फ डिग्री पे फोकस किया, सिर्फ और सिर्फ डिग्री, पढ़ो पढ़ो, एक रूम में बंद रहो, खुद को बंद रखो। क्या हम इसलिए बने थे कि हम एक रूम में खुद को बंद रखें एंड सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे, मेरे को कोई बंदा इंस्ट्रक्शंस दे, भाई तू आज इस टाइम पे आएगा, इस टाइम पे जाएगा, इस टाइम पे खाएगा, ये करेगा, जो मैं तेरे को बोल रहा हूँ वही चीजें करेगा। वैभव सूर्यवंशी इज द गाय। तो आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एवर क्यों? मैंने आपको ये भी बोला, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई फॉर एवर, फॉर एवर क्यों। अभी आप लोगों को अभी तक ये चीजें बताई गई कि यार वैसा मिलता है, वैसा होता है, ऐसा होता है। मैं आपको थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान के हिसाब से बताना चाहता हूँ, मैं आपको टेक्निकल चीज बताना चाहता हूँ। क्यों फॉर एवर करें? क्योंकि फॉर एवर, चलो फाइनेंशियल फ्रीडम वगैरह चीज को, पहला जो पॉइंट है इसको मैं भी साइड में छोड़ देता हूँ। सेकंड पॉइंट पे आता है, कार प्लान। क्या दुनिया की ऐसी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जानते हो, ठीक है, जो आपको आपके टाइम के हिसाब से, आपके एफर्ट के हिसाब से, ठीक है, एक नहीं बल्कि 14 सेपरेट इनकम्स देती है? फॉरएवर के उन 14 सेपरेट इनकम में से अभी मैं जो सीसी डाल रहा हूँ, समझना अच्छे से, इस चीज को समझना। फॉरएवर की टेक्निकल टर्म मैं आपको बताता हूँ। मैं जो सीसी डाल रहा हूँ, इसी सीसी का मेरे को पैसा आता है, मेरी आईडी पे सीसी ऐड होते हैं। अब फॉरएवर मेरे को बोलती है, तेरे को जो इस सीसी का पैसा आया और जो इस सीसी तेरी आईडी पे गया, ये सीसी तेरी आईडी पे ऐड अगर होंगे इतने पर्टिकुलर सीसी, 50 सीसी, 100 सीसी, 150 सीसी, तो मैं तेरे को एडिशनल पैसा मल्टीपल सोर्सेस से आता है, ठीक है। उनमें से एक पैसा ये होगा कि मैं तेरे को कार प्लान दे दूंगा। तू गाड़ी का मत सोच, तू काम का सोच, ठीक है। तू एक नेटवर्क अच्छे से बिल्ड कर, लोगों की हेल्प कर। अब तू अकेले, अब बंदा अकेले तो काम नहीं कर सकता है। अब मैंने किसी बंदे को ज्वाइन करवाया, अब मैं इसको भूल जाऊं तो लोगों की हेल्प नहीं होगी और लोगों का नेटवर्क बिल्ड नहीं होगा। तो फॉरवर्ड मेरे को बाउंड करती है कि भाई तेरे को, जो तेरी टीम है इसकी हेल्प करनी है, तेरे को ये ट्रेनिंग देनी है, तेरे को ये सारी चीजें करनी है। और जब तू एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सीसीज पे पहुंचेगा, तो तेरी गाड़ी को मैं फाइनेंस करूंगी, तेरी गाड़ी का पैसा मैं तेरे को दूंगी। मैं तेरे को इतना अमाउंट दे देती हूँ, मैं तेरे को 18 लाख, मैं तेरे को 11 लाख, मैं तेरे को 15 लाख, इतना अमाउंट दे देती हूँ, ठीक है। और तेरे को इससे गाड़ी लेनी है, क्या करना है, या तेरी चॉइस है, लेकिन फॉरएवर इतना पैसा आपको देती है। अगर आप अब 150 सीसी पे पहुंच गए, अब फॉरएवर आपको सेपरेट इतना पैसा देती है, मंथली 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 इंस्टॉलमेंट्स में। आपकी इनकम में 52,000, 39,000, 26,000 ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, लीडरशिप बोनस। मैंने एक बंदे को बिजनेस में बिल्ड किया, एंटर किया, अच्छे से समझना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये चीज समझ के। मैंने एक्स पर्सन को, हिलाल अहमद मेरे अभी स्क्रीन पे है। मैंने हिलाल अहमद को बिजनेस में ज्वाइन किया, डायरेक्ट में, फ्रंट लाइन में, ठीक है। हिलाल ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। हिलाल ने बिजनेस स्टार्ट किया, हिलाल ने काम करना शुरू किया, ठीक है। एंड हिलाल एफर्ट्स देता है, सुपरवाइजर बन जाता है, असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है और मैनेजर बन जाता है। अब एक मैनेजर ऐसा बंदा है जिसका बिजनेस मेरे को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, वो मैनेजर है, वो मैनेज करेगा खुद से। तो अब क्या होगा मेरा सर, क्या मेरे को पैसा आएगा? हिलाल अगर एक महीने में 10 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता है, देयर आर मैनेजर्स जो महीने का करोड़ रुपए का भी टर्नओवर जनरेट करते हैं, 10 करोड़ का भी करते हैं, और 100 करोड़ का भी करते हैं, और 400 करोड़ का भी करते हैं। एक बंदा 400 करोड़ का भी टर्नओवर जनरेट करता है। तो मेरे को इस बंदे से 6% का लीडरशिप बोनस आता है, लेगेसी इनकम आती है 6%। अब एक मैनेजर, एक एवरेज, एक बेसिक जो नया नया मैनेजर बन रहा है, इसको ले लेते हैं, ये 10 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता है। 10 लाख में से अगर मेरे को इसका 6% आना स्टार्ट हो जाए तो दैट 60,000। सीसी जो आएंगे वो भी ऐड होंगे, मेरे को इसका 6% मिलना स्टार्ट होगा अगर मैं एक बंदे को मैनेजर बनाता हूँ तो। ट्रिप्स फॉरएवर आपको डोमेस्टिक ट्रिप्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स किस लेवल की देती है, आप ऑनलाइन जाके देख सकते हो। साल की कितनी ट्रिप्स देती है आप वो जाके देख सकते हो। इनहेरिटेड बिजनेस, चलो बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं। यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ मैं 2 बजे, ये सब चीजें, ठीक है। अब खुदा ना खास्ता मेरे को कुछ हो जाता है, तो कोई बंदा आके बोल जाएगा यार इसका तो मोए मोए हो गया, इतनी मेहनत की सब कुछ जाया हो गया। तो फॉर एवर आपके बिजनेस को 100% इनहेरिट करती है, नॉट 99.99%, 100%। ताहिर को देख के मुझे भी हंसी आ रही है, ठीक है। 100% आपका बिजनेस पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है। आपने जितना काम किया, जितना एफर्ट किया, नथिंग गोज टू वेस्ट, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। आपका 100% बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, इनहेरिट हो जाता है, आगे समझना, ठीक है। अब कुछ चीजें आपको यहां से आगे की मैं पर्सनली बताऊंगा, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड।
ओके गाइस। तो देखो यार, अब फॉरएवर के बारे में ना मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि फॉरएवर एक राइट डिसीजन क्यों है, फॉरएवर एक सही डिसीजन क्यों है। मैं एक दो चीज़ें आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। हमारा सेशन थोड़ा सा ही और चलेगा और मैं फिर आपको कुछ चीज़ें समराइज करूंगा एंड देन हम सेशन क्लोज करेंगे। होपफुली आपने आज के लिए जितनी चीज़ें सीखनी थी वो सीख ली होंगी, ठीक है। अब देखो, समझते हैं कि क्या फॉरएवर सर एक सही डिसीजन है, क्या फॉरएवर हमारे लिए एक राइट डिसीजन है। इसके लिए दो चीज़ें आपको बताता हूँ, हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ के लिए क्या चीज़ है, हम अपनी सराउंडिंग को उठा के देख सकते हैं। मैं ना आपके साथ जनरल टर्म को डिस्कस करता हूँ, हर बंदा जिसको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। मैं आपके साथ कोई फॉरएवर की स्पेसिफिक टर्म नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? मैं आपके साथ जनरल चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो हर बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है। हम अपने इर्द गिर्द की तीन चीज़ों को देख सकते हैं, हमारे हवा, हमारा पानी, हमारा सॉइल। ये तीन चीज़ें हैं जिन पे हमारी लाइफ किस तरीके से होगी, क्या होगी, ये चीज़ें डिपेंड करेगी। हमारा सॉइल खराब हो, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं हो पाएगा, हमारा फूड वगैरह अच्छा नहीं हो पाएगा। मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ, हमारी हेल्थ बेहतर नहीं हो पाएगी। हमारी एयर खराब हो, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं हो पाएगी। हमारा वाटर पानी खराब हो, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं हो पाएगी। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप में से चाहे कोई भी बंदा क्यों ना हो, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको पता है, क्या आपने देखा हुआ है कि आज से 20 साल पहले पानी कैसा हुआ करता था and आज के टाइम पे वही रिवर्स स्ट्रीम्स कैसी हो चुकी है। चाहे किसी भी एरिया में जाके देख लो, क्या आपने देखा हुआ है वाटर की क्या कंडीशन है। हम रिसेंटली एक टाइम ताजमहल गए थे, ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आता है। एंड ताजमहल के पीछे अगर कोई बंदा गया हुआ है आगरा ताजमहल, तो उसको पता होगा कि ताजमहल के बैक साइड में कितना पोल्यूशन है। आगे का फ्रंट फेसिंग तो काफी अच्छे से कवर किया, लेकिन पीछे से जो दरिया और उस दरिया का किनारा देखा आप लोगों ने। इंडस वैली ट्रीटी इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट की कि हम इंडस वैली को ठीक करेंगे, इसको इतना करेंगे। कितने हजारों का इन्होंने पैसा स्टार्ट किया एंड उसके बावजूद भी इंडस को 1%, 1% क्लीन करने के बाद वहीं पे उसको ट्रीटी को क्लोज किया गया, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था गवर्नमेंट के लिए इसको वापस रिवाइव कर पाना। हमारा डल लेक है कश्मीर में, क्या आप लोगों को याद है, मेरे को याद है, मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा भी नहीं हूँ, माई एज 27। मुझे याद है मैं जब बहुत छोटा था तो डल कितना बेटर था एज कम्पेयर टू व्हाट इट इज नाउ। मैं उसके साइड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डल के पानी की बात कर रहा हूँ। कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं और कितने लोग इस चीज को खुद से देखते हैं। मैं जहां रहता हूं या आप जहां से भी समझना, ठीक है। अगर आप सिटीज को देखें, अर्बन एरियाज को देखें, तो क्या आप वहां की करंट एयर लेवल को देखते हैं। आई स्वेयर, मैं आपको अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूँ, लास्ट ईयर आई कैंसल्ड माई दिल्ली ट्रिप। मुझे दिल्ली जाना था बहुत अर्जेंट काम से, लेकिन मेरे को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा था। आपको पता होगा ना, लास्ट ईयर जब वहां पे पोल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे। ये हमारी हवा है, ये हमारा सॉइल है। हमारे सॉइल की बात आपको कहता हूँ, जो लोग खेती बाड़ी का काम वगैरह करते हैं उनको पता होगा हमारा जो सॉइल है उसमें कितने पेस्टिसाइड्स पड़ते हैं, उसमें कितने फर्टिलाइजर्स जा रहे हैं, उसमें कितने इंसेक्टिसाइड्स जा रहे हैं, उसमें कितने हार्मफुल केमिकल्स जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ठीक है। हमारे साथ नरिंदर जी है, ये हिमाचल से है, ठीक है। अब इन्होंने हिमाचल में कोई चीज उगाई, ठीक है। या हमारे साथ कोई बंदा है, मान के चलते हैं पंजाब से एग्जाम्पल, ठीक है। इन्होंने क्या कि इन्होंने पंजाब में वीट है इनके पास, इन्होंने वीट में फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल दिए, इंसेक्टिसाइड्स डाल दिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, एग्जाम्पल पंजाब में इन्होंने इसमें ये सब चीजें डाल दी, ठीक है। इन्होंने बोला हमें तो खाना नहीं है, ये तो जाना है कश्मीर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। ये तो जाना है कश्मीर, इसमें फर्टिलाइजर्स गए, इंसेक्टिसाइड्स गए, सब कुछ गया इसमें। एंड ये पैक हो गया, इसका आटा बना, ये आटा पहुंचा कश्मीर। हम लोगों ने खाया, ठीक है भाई, आटा अच्छा है, चक्की का है, किसी भी कंपनी का है, कंपनी का नाम नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब ठीक है, अच्छी चीज है। हमने कश्मीर में क्या किया, हमने सेब उगाए। हमने सेबों का क्या किया, हमने सेबों पे यही इंसेक्टिसाइड डाले, पेस्टिसाइड डाले, सारी की सारी चीजें, और उसको भेज दिया पंजाब। पंजाब वाले भी खा रहे हैं, कश्मीर वाले भी खा रहे हैं। हम जो चीज़ वहां से बन के आ रही है, क्या वो हेल्दी तरीके से बन के आ रही है, नहीं। वो जो चीज़ यहाँ से बन के जा रही है, क्या वो हेल्दी तरीके से जा रही है, नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, एक मैं आपको एक रियल लाइफ की एक अपनी चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। मुझे बोलने में कोई ये नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। हमारे बिलाल सर भी रिसेंटली मेरे घर पे थे, ठीक है। हमारे घर के पास चार पास आसपास में हमारे 3 4 बाग है, ठीक है। तो हम हमारे जो बाग होते हैं उन पे दवाई जाती है, चाहे वो कलरिंग की होती है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की होती है, जाती है उस पे, ठीक है। एंड हमारे 2 पेड़ ऐसे होते हैं जिन पे हम कुछ नहीं लगाते। क्यों, कोई बंदा बोल सकता है क्यों। अभी मेरे घर पे नीचे मेरे किचन में 2 बैग्स पड़े हुए हैं सेबों के, आप बता सकते हैं वो बैग कौन से पेड़ों से आए होंगे। बट इज इट द राइट थिंग टू डू।
क्या हम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं? मैं आपको सिर्फ अपने, और ऐसे यहाँ पे बहुत सारे बंदे होंगे जिनका खेती बाड़ी का वगैरह वगैरह नहीं, अनराइप नहीं है मैम, प्रॉपरली राइपेंड, बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह वो सब चीजें जो हम उसमें डालते हैं। सीरियसली वी डोंट, हम वो नहीं खाते हैं, मैं जेन्युइन चीज आपको बताता हूँ। लेकिन हम बाहर बेचते हैं, लोग खाते हैं, उसी सेब को लोग हेल्दी मान के खाते हैं। तो आप लोग खुद से सोचें इस चीज़ के बारे में, अपनी जगह पे अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका फार्मिंग के रिगार्डिंग का एक्सपीरियंस होगा, जिनको पता होगा इस चीज़ के बारे में, और पता होगा कि इसमें कितनी क्या चीज़ें होती है। ठीक है। आप, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स है मेरे पास। मैं ना अभी अगर इस प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगा, मैं आपको आज के टाइम पे बता सकता हूँ एक टोमेटो में 1980 में क्या फूड कंटेंट होता था, न्यूट्रिशनल कंटेंट होता था, और आज उसमें कितने परसेंट वो कंटेंट कम हो चुका है। कितने परसेंट कौन सा प्रोटीन, कितने परसेंट कौन सी चीज़। हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी जो है, इसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी कितनी है, या ऐसी मल्टीपल कितनी सारी चीज़ें। हम एक प्रॉपर प्रोडक्ट एनालिसिस का सेशन करेंगे जहाँ पे हर एक चीज़ हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट 2 to 3 डेज में हम एक प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट एनालिसिस का सेशन करें, जहाँ पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से हमारे एयर की करंट कंडीशन दिखा सकूँ विद प्रॉपर फैक्ट्स। मैं कोई चीज़ अपनी जुबान से या अपने घर की नहीं बताऊंगा, मैं आपको एग्जैक्ट सोर्सेज के साथ चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। सोर्सेज जिनके थ्रू आप देख सकते हैं। श्रीनगर में हम लोग हैं आज के टाइम पे, श्रीनगर में डंपिंग यार्ड्स आप देखना, एक एक बड़ा बड़ा एरिया एरिया ही पूरा का पूरा कचरे का एरिया बन चुका है। कुछ लोगों को पता होगी, दिल्ली में ऐसे देयर आर कूड़े के पहाड़ है दिल्ली में। देखा है कुछ लोगों ने, जो लोग गए होंगे, कूड़े के पहाड़ है वहां पे। तो हमारी सोसाइटी में हम किस तरीके की चीज़ें खा रहे हैं, इनसे हमारा क्या हो रहा है। तो अपनी हेल्थ पे फोकस करना जरूरी है। आपको पता है फॉरएवर के एलोवेरा के फील्ड्स कैसे, लास्ट की चीज़ बताऊंगा, इसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे, कंक्लूड करेंगे। ठीक है। फॉरएवर के एलोवेरा के फील्ड्स कैसे बनते हैं, समझना। ठीक है। फॉरएवर की जो अपनी लैंड है, 85 मिलियन एकर्स की जमीन है। ठीक है। पहले फॉरएवर के पास नहीं थी। 1990s तक फॉरएवर ब्राजील से अपने एलोवेरा को ये करती थी, इंपोर्ट करवाती थी। ठीक है। एंड ब्राजील में उस टाइम पे फायर वगैरह की वजह से, ठीक है, फॉरएवर को एक डिसीजन लेना पड़ा कि हम खुद से इस चीज़ को करेंगे, एंड फॉरएवर ने पूरे के पूरे बिजनेस को रिवाइव किया। तब फॉरएवर $1 मिलियन से $1 बिलियन इंडस्ट्री बनी। फॉरएवर ने अपनी खेत, अपने खेत खरीदे, एंड फॉरएवर ने एक एरिया चुना जो टोटली, क्योंकि एलोवेरा जो एक सक्लेंट प्लांट है, सक्लेंट प्लांट क्या होता है, जो हवा से अपनी गुजार निकालता है। अब एलोवेरा ऐसा तो नहीं, इसका मुंह तो नहीं कि किसी को पकड़ के खा जाएगा। ठीक है। प्लांट है, सक्लेंट प्लांट है, ये हवा से अपनी गुजार ले लेता है। ठीक है। एग्जैक्टली जैसे आकिब जी बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये हवा से अपनी गुजा ले लेता है। ठीक है। तो हम क्या चीज करते हैं यहाँ पे, यस एप्पल्स डोंट है, एक बार मैं पूरा चैट पढ़ लेता हूँ पहले। ड्यू टू कलर स्प्रे, हाँ, कलर स्प्रे की वजह से जल्दी इनमें कलर आ जाता है। अगर कलर स्प्रे नहीं करेंगे तो इन पे कीड़े वगैरह चढ़ जाते हैं और लेट इनमें कलर आ जाता है। तो इनका राइपनिंग प्रोसेस फास्ट करने के लिए ये सब चीजें होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब मैं आपको ये चीज बता रहा था कि फॉरएवर ने एलो की फील्ड्स ले ली डोमिनिकन रिपब्लिक में। ठीक है। डोमिनिकन रिपब्लिक में 85 मिलियन एकर्स की लैंड ले ली, एंड ये चीज आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मिलेगी कि वर्ल्ड के सबसे बड़े एलो फील्ड्स फॉरएवर के, समझना। ठीक है। एंड वहां पे फॉरएवर ने क्या प्रोसेस किया, मैं 2 से 3 चीजें आपको बताता हूँ जिससे आपको रियलाइज होगा कि एलोवेरा हमारा सबसे बेस्ट है या नहीं है। पहली चीज, एलोवेरा की 300 से ज्यादा स्पीशीज है। इनमें से सिर्फ 3 स्पीशीज ऐसी है जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। 8 से 10 स्पीशीज ऐसी है जो 50% बेनिफिट्स आपको दे सकती है। बाकी सारी की सारी स्पीशीज ह्यूमंस के लिए कंज्यूमेबल नहीं है, दे आर नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इन 3 स्पीशी में से सिर्फ एक स्पीशी है जो ह्यूमंस को, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, जो ह्यूमंस को 100% बेनिफिट देती है। इसको बोलते हैं एलो बारबेडेंसिस मिलर। ये एक जगह पे पाया गया था, इसका नाम बारबेडेंसिस है। ठीक है। और जिस बंदे ने ढूंढा था, इसका नाम जॉन मिलर है, तो नाम पड़ गया एलो बारबेडेंसिस मिलर। अब सर ये एलो बारबेडेंसिस मिलर ये तो कहीं पे भी मिल जाएगा, कोई भी कंपनी दे सकती है। एग्जैक्टली यू आर राइट, एलो बारबेडेंसिस मिलर कोई भी दे सकती है। लेकिन समझना, सेब आप लोगों ने खाया ना, मैं सेब उठाता हूँ, सेब की बाइट लेता हूँ, इस पे ब्राउनिंग हो जाती है, ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है। समझना, अब जो ये ऑक्सीडाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये एलोवेरा में भी होता है, और बहुत ज्यादा जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। विद इन एन आवर अगर मैं एलोवेरा को स्टेबलाइज नहीं करूं, तो मेरे पास जो एलोवेरा आ जाएगा, या मेरे पास जो एलोवेरा का जूस या ड्रिंक आ जाएगी, ये ऑक्सीडाइज्ड होगी, तो मेरे को हेल्थ में बेनिफिट्स नहीं देगी, नुकसान ही देगी। एक एप्पल पे जो ब्राउनिंग हुई है, ठीक है, तो ये आप कंज्यूम करते हैं तो क्या होगा, आपकी हेल्थ खराब भी होगी ना, हम थोड़ी ना प्रेफर करेंगे उससे कंज्यूम करना। एलोवेरा में सेम तरीके से ऑक्सीडाइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो फॉर एवर एक कूलिंग मेथड के थ्रू फॉर एवर को, एलोवेरा को इमीडिएटली स्टेबलाइज करना स्टार्ट करती है। जो भी एलोवेरा निकलते हैं, डायरेक्टली उसको स्टेबलाइज किया जाता है, 100% स्टेबलाइज किया जाता है कूलिंग मेथड के थ्रू। मतलब विद 0% न्यूट्रिशनल लॉस एलोवेरा को स्टेबलाइज किया जाता है। ठीक है। अब ये जो स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है एलो बायोडांसिस मिलर का, ये फॉर एवर ने पेटेंट किया हुआ है।
तो आप देखते होगे ना हमारे एलोवेरा जेल की बोतल के पीछे एक पेटेंट नंबर लिखा हुआ है, अगर किसी के पास पड़ी होगी उठा लेना, इसके पीछे एक पेटेंट नंबर लिखा हुआ है। ये पेटेंट किस चीज का है सर? क्या एलोवेरा का पेटेंट कर सकते हैं हम? क्या मैं सेब का पेटेंट कर सकता हूँ कि भाई साकिब किसी को कोई सेब ही नहीं भेजेगा? नहीं, एलोवेरा को पेटेंट नहीं किया जा सकता। एलो बार्बाडेंसिस मिलर जो सिर्फ एक स्पीशी एलोवेरा के जो ह्यूमंस के लिए 100% बेनिफिशियल है, इसके जो स्टेबलाइजेशन प्रोसेस को इसको 100% पेटेंट किया गया है। सेकंड चीज, एलोवेरा की 3 लेयर्स होती है, राइंड, 4 लेयर्स होती है सॉरी, राइंड, सैक, म्यूकलेज लेयर एंड जेल। अब जो ये इनर लेयर है सिर्फ यही बेनिफिशियल है हमारे लिए, बाहर की तीनों लेयर्स जो है, जस्ट 1 सेकंड, माय आईपैड इज डाउन, 1 सेकंड रुकना प्लीज। ओके, तो जो ये 4 लेयर्स है इनमें से जो अंदर की लेयर है जेल, फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ जेल को निकालती है। जेल को निकाला गया, सिर्फ और सिर्फ जेल को यूज किया जाता है। अब मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन आप जो मार्केट में एलोवेरा जेल कंज्यूम करते हैं ना, ये चारों लेयर्स का बनता है। और आप जो सेकंड लेयर होती है ना, राइन के बाद वाली जो म्यूकलेज जेल होता है इसके अंदर, ये पॉइजनस होती है। ये ह्यूमंस के लिए पॉइजनस है, इट्स एक्चुअली पॉइजनस। आप जाके यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर लीजिए, एलोवेरा की बाहर की लेयर को आपको उठा के सिर्फ अंदर की लेयर यूज करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन आपको जाके, अगर आप गूगल पे जाके एलोवेरा का प्रोसेस देखेंगे, ठीक है, यू विल सी कंपनीज जो एलोवेरा के पूरे प्लांट को ग्राइंडर्स में डालती है, बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज में डालती है एंड उसको ग्राइंड करती है। एंड आपके पास एलोवेरा आता है जो ग्रीन कलर होता है, वो कहाँ से होता है? या तो फूड कलरिंग होती है इसमें, ठीक है, या तो इसमें कलरिंग डाली जाती है, ठीक है, आर्टिफिशियल कलरिंग डाली जाती है, या तो इसको बाहर के राइंड के साथ मिक्सर्स में डाला जाता है। बट फॉरएवर सिर्फ और सिर्फ आपको इनर सैक देती है, इनर जेल देती है। अगली चीज बताता हूँ, नेक्स्ट थिंग, फॉरएवर के एलोवेरा जेल की सबसे स्पेशल चीज आपको बताता हूँ, समझना, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। जस्ट 1 सेकंड। एलोवेरा की जो मैक्सिमम हाइट होती है, मैक्सिमम लेंथ होती है, बिलाल मेरी वॉइस क्लियर है? एलोवेरा की जो मैक्सिमम लेंथ होती है, ये 6 मंथ्स में पहुंच जाता है वहां तक। एलोवेरा अपनी मैच्योर लेंथ तक विद इन 6 मंथ्स पहुंच जाता है। लेकिन एलोवेरा के अंदर की जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स आते हैं, 100% न्यूट्रिशन तक इसको पहुंचने के लिए 4 साल लगते हैं। एलो का मैचुरेशन पीरियड 4 साल का है, ये सेब की तरह 6 महीने 4 महीने में तैयार नहीं होता है। एक एलोवेरा के प्लांट को प्रॉपर 100% मैचुरेशन तक पहुंचने के लिए 4 साल लगते हैं। लेकिन ये अपनी पूरी की पूरी हाइट जो है 6 मंथ में ही कवर कर लेता है। और हम इर्द गिर्द जो भी एलोवेराज कंज्यूम कर रहे हैं, वी डोंट नो, इनमें से मैक्सिमम कंपनीज क्या करती है, एलोवेरा के प्लांट को डायरेक्टली काट के आफ्टर 6 मंथ्स इसी का पल्प उठा के हमें बेच देती है। फिर हमें समझ भी नहीं आता कि यार इस एलोवेरा का बेनिफिट क्या है, क्योंकि कोई बेनिफिट अभी जनरेट ही नहीं हुआ इसके अंदर। फॉरएवर आपको एग्जैक्टली 4 साल देती है। सर फॉरएवर भी तो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये सब चीजें यूज करती होंगी? नहीं, फॉरएवर ने लाखों में, एक्चुअली में लाखों में लोकल लेबरर्स को हायर करती है जो बाय हैंड इंसेक्ट्स को पिक करती है। फॉरएवर का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? फॉरएवर की ही आउटर शेल, जो फॉरएवर का राइंड सैक होता है, ह्यूमंस के लिए कंज्यूमेशन के लिए फिट नहीं है, लेकिन जमीन के लिए बहुत अच्छा है। फॉरएवर इसी को वापस रिसाइकल करके लैंड में वापस डालती है। सेम वाटर, सेम थिंग। फॉरएवर में कोई डीजल पेट्रोल की व्हीकल्स ऑपरेट ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ऑपरेट? क्योंकि मैंने अभी आपको बोला एलोवेरा एक सक्लेंट प्लांट है। तो हवा खराब होगी तो वही चीज उसके अंदर जाएगी और वही चीज हमारे अंदर जाएगी। सिर्फ इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर्स वहां पे यूज होते हैं। आपने कभी आज तक नहीं सुना होगा इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर्स। उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल का जेन्युइनली इट हैज एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट, बिल्कुल, वो तो फॉरएवर की प्रॉपर्टीज आ गई। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एक बेस्ट से बेस्ट एलोवेरा लेने के लिए, अगर मैं इसके बाद जाके बोलूँ सर ये मार्केट का एलोवेरा एंड ये फॉरएवर का एलोवेरा, इसमें क्या फर्क है, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अच्छे से समझना। आज एपी फिज है ना, एपी की बोतल हम उठाते हैं, समझना, ठीक है। तो एपी की बोतल अगर आप आज उठाएंगे, ठीक है, किसकी बनी होती है? एप्पल ड्रिंक है। अब एक एप्पल ड्रिंक में कितने परसेंट एप्पल होना चाहिए? एक एप्पल ड्रिंक में कितने परसेंट एप्पल होना चाहिए? कुछ लोग लिख रहे हैं 100%, और एग्जैक्टली दैट मस्ट बी द थिंग, एप्पल ड्रिंक में 100% एप्पल होना चाहिए। ये एपी फिज देख लेना यहाँ पे,
एपी फिज में पहली चीज एप्पल नहीं होता है, इसमें एप्पल जूस नहीं होता है, इसमें एप्पल जूस का कंसंट्रेट डाला जाता है। कंसंट्रेट अभी आपको बताता हूँ हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एप्पल जूस कंसंट्रेट 1.53%। अगर आप एप्पल जूस देखेंगे तो उसके 10% के बराबर होता है, लेकिन एक्चुअली में आपके पास सिर्फ 1.53% एप्पल जूस इसमें होता है। कितना? 1.53% जो एप्पल की जूस है, जो एप्पल का है। अब मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से समझना, ठीक है। अब ये 1 लीटर की बोतल हमें कितने की पड़ती है? 50 रुपए की। जो बाकी चीजें इसमें वो सब आप छोड़ दो, ठीक है। अब ये 1 लीटर की बोतल हमें कितनी पड़ती है? 50 की। लेकिन 50 रुपए में तो मेरे को सिर्फ, चलो मान के चलते हैं, 2% एप्पल का जूस मिल रहा है। 20% कितने में मिलेगा? 500 में। 100% कितने में मिलेगा? 2500 में। 200% मेरे को 5000 में मिलेगा, मतलब 100% सिर्फ एप्पल जूस पर ये लोग 2500 में बेच रहे हैं। और वो भी कंसंट्रेट। कंसंट्रेट मतलब इसमें न्यूट्रिएंट सारे खत्म हो चुके हैं, इसको बाहर बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया गया है, तो न्यूट्रिएंट्स वहां पे नहीं रहते। प्रोटीन की सस्टेनेबिलिटी वहां पे नहीं रहती। प्रोटीन की बहुत सारी चीजें वहां पे न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। 2500 का एपी फिज वाले आपको एप्पल दे रहे हैं, एप्पल जूस दे रहे हैं। अब इसी चीज को अगर मैं कंपेयर करूं, फॉरएवर आपको प्योर 100% सिर्फ और सिर्फ इनर पल्प 100% स्टेबलाइज एलोवेरा जेल दे रहा है, जो आपकी हेल्थ के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, विद 0% न्यूट्रेंट लॉस, एग्जैक्टली लाइक द एलो यू विल गेट फ्रॉम द प्लांट। वो दे रहा है। कितने में होना चाहिए फिर? ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करके, अगर 2500 में मेरे को एप्पल का जूस मिल रहा है जो साल में, हर साल में उगता है, तो एक एलोवेरा जो 4 साल में उगता है, प्लांट ही खरीदे। लेकिन अब मसला भी यही आता है ना कि वी डोंट नो व्हाट स्पीशी इट इज, हमें ये भी नहीं पता कि ये कौन सी स्पीशी है। हमें ये भी नहीं पता कि इसमें कौन से फर्टिलाइजर्स, कौन सी क्या चीजें डाली गई इसको उगाने के लिए। चलो हम आगे का क्या प्रोसेस डालेंगे इसमें, क्योंकि मैंने पहले ही वो चीज बताई, देयर आर मल्टीपल स्पीशीज इन दैट थिंग। हमें एलो, और हाँ, अगर हमारे घर पे, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, मैं अगर अपने घर पे जाऊं, ठीक है, एक एलोवेरा का प्लांट उगा लूं, एक एलोवेरा का एक इसमें से लीफ ले लूं एंड उसको यूज करूं, फिर ठीक है, आई कैन डू दैट थिंग। बट उस चीज से अब मेरा बिजनेस, उस चीज के थ्रू एक फैक्ट्री पर खड़ा करके उसके थ्रू एक बिजनेस रन कर लूं, बहुत हेक्टिक चीज है मेरे लिए। एंड ये सब चीजें प्रैक्टिकली करना, देखो, दे ऑन पेपर दे लुक वेरी गुड, ऑन पेपर बहुत अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली मैं हर दिन ये चीजें कर पाता हूँ? सोचना काफी अच्छे से, क्या हम ये सारी चीजें कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हाँ, कुछ लोग करते हैं तो दैट्स वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट थिंग। लेकिन हाँ, हमारे पास एक ऑप्शन भी आ गया, ये है हमारे पास एक्चुअली में ऑप्शन। तो अंडरस्टैंड करें इस चीज को कि फॉरएवर हमें किस तरीके की क्या, मैंने आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट बताया, और आज प्रोडक्ट का सेशन भी नहीं था, मैं सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ, डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ से आगे अगर मैं डिसीजन नहीं लूंगा, तो ना तो मैं इस हेल्थ का बेनिफिट उठाऊंगा, ना तो वेल्थ का। वेल्थ की बात आज मैं नहीं करूंगा, ठीक है। ना तो मैं हेल्थ की चीज का बेनिफिट उठा सकता हूँ, ना तो मैं वेल्थ की चीज का बेनिफिट उठा सकता हूँ। तो एज सून एज पॉसिबल फॉर मी, मेरे को अपना डिसीजन लेना जरूरी है। हाँ, कुछ लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे या कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी रिगार्डिंग कॉम्बो ऑफर। मैं आपको पहली चीज बता देता हूँ, ठीक है। ओके, नो इशू। मैं आपको पहली चीज बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट थिंग, जो हमारा फास्ट मेथड का कॉम्बो है, ठीक है, इसके लिए लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। आपके पास इस सेशन के बाद एक लिंक आ जाएगी, ठीक है, एक लिंक जिसमें आपको स्टार्ट योर जर्नी पैक के सारे प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे, ठीक है। या तो एक वीडियो डायरेक्टली मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ग्रुप में मैं डाल दूंगा तो ग्रुप से सारे के सारे पर्सन के पास वो पहुंच जाएगी, ठीक है। एक वीडियो आपके पास आ जाएगी जिसमें आपको स्टार्ट योर जर्नी पैक के सारे प्रोडक्ट्स दिखा दिए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सर स्टार्ट योर जर्नी पैक क्या हम में से हर बंदा परचेज कर सकता है? तो नहीं, आप में से हर बंदा परचेज नहीं कर सकता, इसके हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स है, ठीक है। अब इसकी जो लास्ट डेट थी कल 8 तारीख की थी, आप लोगों को ऑलरेडी बताया गया था। आप में से जिन लोगों ने भी उसके थ्रू अपना कंप्लीट कर लिया, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम, उन लोगों के, उन सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन है, ठीक है। स्टार्ट योर जर्नी पैक का अभी, जो मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है, हमारा 10th तक का एक कॉम्बो पैक का एक ऑफर वैलिड एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके थ्रू आप 10 तारीख तक, ठीक है, वो कर सकते हैं। एंड मैं आपको अपनी तरफ से एक दिन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ठीक है, जो मैं आपकी ईमेल डाल के आपका एक सिंगल डे एक्सटेंड कर सकता हूँ वहां पे, समझना। अगर आपको जर्नी पैक के थ्रू 2cc करना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग डायरेक्टली मेरे को पूछते हैं, तो इसलिए सेशन में आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको जर्नी पैक के थ्रू अपना 2cc कंप्लीट करना है, ठीक है, तो उसकी लास्ट डेट 11th होगी, ठीक है। वो 10th ही है सिर्फ, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक दिन एक्सटेंड करवा सकता हूँ, ठीक है। बेस्ट रहेगा आप 10th तक अपना कंप्लीट करें। दूसरी चीज, सेकंड थिंग, आपको जब अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई करना होता है, जब आपको सुपरवाइजर के लिए फाइट करते हैं, आपने 2cc कंप्लीट किया, अब आप 10cc के लिए भागेंगे। सर क्या मेरे को और सीसी परचेज करने हैं? नहीं, 2cc पे स्टॉप। अब आप टीम बिल्डिंग करते हैं, टीम के थ्रू जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है ये आपके सीसीज में कन्वर्ट होके आपकी आईडी पे ऐड हो जाते हैं, ठीक है।
हर पर्सन के थ्रू आप कितने भी सीसीज उठा सकते हैं, वो आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, वो हम आपको प्रॉपरली सिखाएंगे, ठीक है। सेकंड थिंग, अच्छे से समझना है इस चीज को। अब मैं टीम के थ्रू जितने भी सीसीज अपने ऐड करता हूं, अगर मैं 11 तारीख तक के कॉम्बो में अपना 2 सीसी कंप्लीट करता हूं, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ, याद रखना, मेरे को सिर्फ 8 सीसी का ही बिजनेस करना है सुपरवाइजर के लिए। क्योंकि अगर मैं बिफोर 11th ये करता हूं, तो जो 2 सीसी है ये मेरी आईडी पे ऐड हो जाएंगे फॉर सुपरवाइजर ऑल्सो। जो 2 सीसी मैंने परचेज किए ये मेरे सुपरवाइजर के लिए ऐड हो जाएंगे बिफोर 8, जो कर रहे हैं अभी उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, बिफोर 11th। फिर से बताता हूँ, जो लोग 11 तारीख से पहले अपना 2 सीसी परचेज करेंगे तो उनके पर्सनल सीसीज भी सुपरवाइजर के लिए ऐड हो जाएंगे। जो सुपरवाइजर के 10 सीसी करने होते हैं, ये 10 में आपके खुद के 2 भी ऐड हो जाएंगे। जो आपने 2 सीसी डाले, वो 2 सीसी भी इन 10 सीसीज में आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो बाय 11th मैक्स टू मैक्स, अगर आपको अपना फास्ट मेथड से 2 सीसी कंप्लीट करना है, मैं तो पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा गो फॉर फास्ट मेथड, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं फास्ट मेथड से करना, देन 11th विल बी द लास्ट डेट। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, जिन्होंने सितंबर में ज्वाइन किया हुआ है, बिल्कुल, ठीक है। तो वो इस चीज़ पे डेफिनेटली जाए, ठीक है। जिन लोगों ने अगस्त में किया है वो तो अब सितंबर में स्टार्ट से ही उनके पास पूरा का पूरा टाइम है, वो अपने आराम से 10 सीसी डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके तो वैसे भी पिछले मंथ में सीसीज ऑलरेडी चलेगी, उनका एक नया मंथ स्टार्ट हो गया, उनका फर्स्ट से एक नया मंथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बाकी गाइज टेक केयर, आज का सेशन यहीं तक था, ठीक है। मेक श्योर आप यहाँ से आगे हर एक चीज़ को, प्लस सोशल मीडिया को काफ़ी अच्छे से यूज़ करें। मैं बार बार बोलता हूँ, सोशल मीडिया पे अपनी स्टोरीज वगैरह, ठीक है। आपका बिजनेस रिप्रेजेंट होता है आपके सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो यहाँ से आगे सोशल मीडिया को हर एक चीज़ को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, अपना बिजनेस बेस्ट से बेस्ट बनाए, अपना जर्नी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। जहाँ पे मेरी हेल्प चाहिए वहाँ पे मेरे को कॉल करें, अपने स्पॉन्सर्स के थ्रू मेरे पास मेरे साथ भी कनेक्ट हो जाए, ठीक है। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आज के सेशन को यहीं पे क्लोज कर जाते हैं। टेक केयर गाइस।